नमस्कार दोस्तों। हम बार बार यही कहते हैं कि राहुल गांधी जो बोले उसे गंभीरता से लीजिए, समझिए, क्योंकि जो वो कह रहे हैं भविष्य में वो दिखाई देगा और बड़े गंभीर हालात में दिखाई देगा। राहुल गांधी यदि कोई बात समझा रहे हैं तो उसे समझिए, क्योंकि वो आपके आपके परिवार के, देश के और पूरे समाज के भले के लिए है। राहुल गांधी यदि बता रहे हैं तो वो असल में आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप यह गलती बार बार करते हैं और उसे गंभीरता से न लेके वहां फंस जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कभी फंसते हैं तो कभी गोबर दिमाग लोगों के बीच में फंस जाते हैं और उसके बाद में तालियां पीटते हैं, थालियां पीटते हैं, डमरू बजाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। और इन सब के बाद फिर आप लूटे पीटे आते हैं कि आप तो बर्बाद हो गए। और जब बर्बाद हो गए तो फिर किया क्या जाए? जी हां, यही संकट आज खड़ा हुआ है देश के अंदर, जिस संकट से पूरा देश जूझ रहा है। वो संकट एक तरह का नहीं, तमाम तरह से। जी हां, तो आज उसी संकट पर विस्तार से बात करता हूं। सबसे पहले शुरू करता हूं नीट यूजी परीक्षा को लेकर। आपको याद होगा राहुल गांधी ने 2024 में संसद में कहा था, सुन लीजिए। आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। नीट का पास मार्क 22% है। पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने यह बात कही थी, बहुत ईमानदारी से आपको समझाया था, देश को समझाया था, कोई सुनने को नहीं तैयार था, किसी को सही नहीं लग रहा था। अब राहुल गांधी वही कह रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में एक बच्चे ऋतिक मिश्रा ने आत्महत्या कर ली। इसी तरह गोवा में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली और इसी तरीके से आत्महत्याओं की खबर लगातार आ रही है नीट के कैंसिल होने से। जी हां, वो लड़के जो बड़ी मेहनत करके, बड़ी शिद्दत के साथ में रात रात जाग करके अपनी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे, लेकिन शिक्षा के सिस्टम को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है, परीक्षा के सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। तो राहुल गांधी यही कहते हैं, अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। तीसरी बार नीट देने वाला यह बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया। गोवा में भी एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। यह आत्महत्या नहीं, यह सिस्टम द्वारा हत्या है। 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले हुए, 87 परीक्षाएं रद्द हुई, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। 148 घोटालों में सजा सिर्फ एक को हुई। सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11 मामले लिए, लेकिन सजा एक को भी नहीं कराई, क्योंकि इन्हीं के लोग मिले हुए थे। नीट, एआईपीएमटी और अन्य परीक्षाओं में केवल 15 घोटाले हुए हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इन घोटालों में जिम्मेदारी किसी अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, हटाए नहीं जाते, फिर चुपके से बड़े बड़े पदों पर
बिठा दिए जाते हैं। चोरी करने वालों को इनाम मिलता है और परीक्षा देने वाले बच्चे जान गंवाते हैं। मोदी जी कितने ऋतिक चाहिए आपकी जवाबदेही जगाने के लिए? मेरे युवा साथियों, आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी मेहनत मेरी मेहनत है। आपका भविष्य चुराने वालों को जवाब देना ही होगा, चाहे कितना वक्त लगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। जी हाँ, यह लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। यह बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं। जब वो यह बात कहते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो बार बार इसको लेकर के बता रहे थे कि किस तरीके से यह किया गया है। परीक्षा सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स कर दिया गया। आप सोचते हैं कि क्या सिर्फ नीट में ही यही हुआ है? नहीं, सीबीएसई के एग्जाम के अभी 12वीं के रिजल्ट्स आए हैं और उनको लेकर भी एक खबर है, ये देख लीजिए। सीबीएसई 12वीं के साइंस के छात्रों को नुकसान हुआ है। जो कॉपी जांचने की नई प्रक्रिया की है, उससे आईआईटी एनआईटी के छात्रों के सपने बिखर गए हैं। क्यों? क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे जो तीनों विषय होते हैं, इन तीनों विषयों में ज्यादा नंबर काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? क्योंकि स्टेप मार्किंग का डिफॉल्ट सिस्टम किया गया। स्टेप मार्किंग का एक नया सिस्टम इजाद किया गया कि कॉपी पहले स्कैन होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कई कॉपियों के पेज सही स्कैन नहीं हुए, कुछ नहीं हुए और बीच में छूट गए, और इस चक्कर में बहुत से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। किसी के नंबर कम, किसी के कुछ और, किसी के कुछ और। अपनी जिंदगी से वो बच्चे खेल रहे, मौत को गले लगा रहे, और जब ऐसी स्थिति हो तो निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है। जी हाँ, तो वह जब पीड़ा सामने खड़ी होती है तो हमें आपको समझने की जरूरत है। साइंस में नंबर घटने के जो कारण हुए हैं, उसका कारण है कि जो चेकिंग हुई है वो OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसके जरिए हुई है। और इससे इस सिस्टम में ये पहली बार हुआ, प्रयोग कर दिया गया सीधे बच्चों पे। सीबीएसई ने उत्तर लिखने की निर्धारित तरीके और स्टेप मार्किंग पर ज्यादा जोर दे दिया। यानी आप कंप्यूटर वाली भाषा में लिखिए तो वो चलेगा, आप ज्ञान की भाषा में लिख रहे हैं तो नहीं चलेगा। थ्योरी वाले विषयों में जैसे अंग्रेजी, कॉमर्स, और इसमें अच्छे नंबर कैसे दिए जाते हैं इनमें, क्योंकि अंग्रेजी, फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स जैसे विषयों में उत्तर लिखने का पैटर्न लगभग एक समान रहता है। ये मुख्य रूप से थ्योरी पर आधारित होते हैं। इसमें अंकों का वितरण साइंस नियमों की तुलना में अधिक सीधा रहता है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कॉपियों को कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक करने की डिजिटल व्यवस्था है, और इवैल्यूएटर, शिक्षक पूरी तरह से सीबीएसई द्वारा दी गई डिजिटल आंसर शीट पे बंधे होते हैं। इसमें सिस्टम में हर स्टेप के पहले ही अंक तय करने होते हैं। इस कारण से बच्चे हार गए। आंसर सही होने पर भी नंबर काटे जाते हैं। हाँ, यदि किसी छात्र का अंतिम उत्तर सही था लेकिन उसने बीच के जरूरी स्टेप दूसरे तरह से लिखे तो उन्हें पूरे अंक नहीं मिलेंगे या उन्हें 0 कर दिया जाएगा। यानी सही उत्तर देने के बाद भी आप फेल हो जाएंगे। मैनुअल चेकिंग और ऑनलाइन चेकिंग में यही अंतर है कि मैनुअल चेकिंग में शिक्षक कई बार शिक्षक की छात्र की समझ को देखता है, उसके पूरे ज्ञान को भी देखता है, लेकिन यहां पर एक सेट पैटर्न से होता है जिसके कारण ये स्थिति है। और इससे क्या होता है, जो कोचिंग और डमी स्कूलों के असर है, जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्र शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाते हैं। एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न आदि के आदी हो चुके हैं। उनकी विस्तार से उत्तर लिखने की जो आदत है उसमें कुछ कमी है, और इसके कारण भी यहां पर फेल हो जाता है। अब स्कैनिंग की भी कई समस्याएं हैं। जैसे छात्रों ने देखा कि स्कैनिंग ठीक से नहीं होने के कारण दिक्कत हुई। हजारों शिक्षकों का कहना है कि अगर कोई कॉपी धुंधली थी तो उसे तुरंत रिजेक्ट करके दोबारा स्कैन कराया जाना चाहिए था, लेकिन वह भी नहीं हुआ, और इवैल्यूएटर को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इस कारण से भी नंबर काट दिए गए। ऐसी 98 लाख कॉपियों का हर रोज पेज स्कैन किए गए और उसके कारण से यह हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो स्थिति है इसने बच्चों का, उनका भी भविष्य खराब कर दिया, जो आईआईटी और एनआईटी जैसे तमाम सारे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं।
तो ये सीबीएसई ने परीक्षा को बर्बाद किया है, तो नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सिस्टम को यूं बर्बाद किया। अब आप कहेंगे क्या यही है? नहीं, यही नहीं है। यानी नीट का भी खराब कर दिया, आईआईटी के लिए भी आने वाले और एनआईटी के लिए भी आने वाले जो तैयारी करने के पहले प्री स्थिति है उसको भी बर्बाद कर दिया। तो आप पढ़ाई सही से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जो टेस्ट का प्रोसेस किया गया वो इस तरह से केंद्रीकृत किया गया कि बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए, एडमिशन के लिए वह भी ना रहे। तो अब आप समझ लीजिए, जब यह स्थिति हो तो चिंताजनक होता है। शायद यही वजह तो है कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार कहा, और उसे हमें समझने की जरूरत है कि उन्होंने समझाया कि ये सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है। तो ये सुन लीजिए। स्टॉप पेपर लीक होते हैं, आप सबको मालूम है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अब आप समझिए, ये राहुल गांधी एक एक बात बता चुके, लेकिन इस देश में लोगों को समझ आए तब ना, समझ नहीं आता। उस कारण से आज युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, और ये बर्बाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अहम काम किया। सीबीएसई से लेकर के एनआईओएस तक, और ये सारी चीजें व्यवस्थाएं की कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। यदि वो मेधावी है तो किसी न किसी तरीके से आए, शिक्षा को इतना सुलभ बनाया जाए कि हर व्यक्ति की पहुंच में हो। और जब यह सारी व्यवस्थाएं की जा रही थी, पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और उसके तहत बहुत सारे सुधार किए गए, शिक्षा को व्यवसाय और शिक्षा और ज्ञान तीनों से जोड़ा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे गोबर ज्ञान में तब्दील करने का काम किया, उसे अपनी मुट्ठी में ले लेने का काम किया, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। जी हां, ये बच्चे किसी और के नहीं है, आपके हैं, और आपके बच्चों के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं। और जब लड़ते हैं तो साहब कौन सुनेगा? तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो फिर सवाल तो होना चाहिए। तो सवाल कौन करेगा? राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी करते हैं तो आप साहब उन्हें दुश्मन बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि आने वाले वक्त में बड़ा भयंकर संकट आने जा रहा है। पश्चिमी एशिया यानी जो ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध है, उसके कारण भयंकर संकट देश में पैदा होगा। कोई मानने को तैयार नहीं था। भाजपा के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री एक ही बात दोहरा रहे थे, भारत में कोई संकट नहीं, भारत में कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तेल के दाम बढ़ चुके हैं, चाहे पेट्रोल के हो, चाहे डीजल के हो, गैस के दाम बढ़ ही चुके थे और बढ़ने जा रहे हैं, दूध के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, सब चीजों के दाम बढ़ गए। महंगाई दर 8.30% की दर से बढ़ रही है। इतनी भयंकर दर से थोक महंगाई दर बढ़ गई, और जब थोक इतनी बढ़ेगी तो रिटेल तो और भयंकर बढ़ जाएगी। पिछले साल के मुकाबले डबल हो गई है। अब आप सोचिए, एक साल में डबल, और उसके बाद ये अभी रुकने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो कह रहे हैं कोई संकट नहीं है, 60 दिन का तेल है, इतने दिन का ये है वो है, और वहां की स्थिति देख लीजिए, ये देखिए, ये लाइन देखिए, ये पेट्रोल पंप पे कितनी लंबी लाइनें लगी हैं, ये स्थिति है। तो अब आप सोच लीजिए, ये हालत आ गई है, और ये देश में जब हो रहा हो तो हमें आपको सोचने की जरूरत है। और तो ये हमारी सरकार कर क्या रही है? हमारी सरकार कर रही है कि साहब अडानी को बचा लीजिए, अडानी को धंधा दे दीजिए, अडानी के लिए सब कुछ कर लीजिए। तो आज जब मैं आपसे ये कहता हूं तो फिर मुझे राहुल गांधी याद आते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुन लीजिए। नरेंद्र सरेंडर हो गया है अदानी के कारण,
अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। पहला हाथ एप्सिन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है। अदानी जी पर क्रिमिनल केस। अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की। तो अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने कहा था, वो बात प्रमाणित हो रही है। जो डील उन्होंने की, जिसके कारण ये सारे संकट आज भारत में खड़े हैं। भारत के संकट पश्चिम एशिया के कारण नहीं है, भारत के संकट नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील है। उस डील के कारण हम आज हमारा रुपया, ये आप देखिए, तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अब आप सोचिए, तो हिंदुस्तान का रुपया आज 96.14 पैसे का हो, यानी 96 रुपए 14 पैसे का $1 हो गया। अब आप सोचिए, मैं आपसे बोल रहा था कि आने वाले वक्त में अभी 100 रुपया आपको इसी साल दिखाई देगा, तो वही स्थिति हो गई है। और ये सब हो रहा है तब नरेंद्र मोदी मौज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्योंकि और नरेंद्र मोदी को अडानी को बचाना है, तो उन्होंने अडानी के लिए डील की थी। यह साबित भी हो गया और आ गया कि जो ट्रंप का वकील है वही वकील अडानी का हुआ और उसने काम डील का कराया और उसने कहा कि अडानी के खिलाफ जो वहां केस है उसे हम खत्म करा देंगे। जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा और जस्टिस डिपार्टमेंट उस केस को खत्म करने जा रहा है। बदले में गौतम अडानी, भारत का, आपका, हमारा जो पैसा है, मेहनत की कमाई का पैसा है, वो पैसा थोड़ा बहुत नहीं, 10 अरब डॉलर वो वहां देंगे। वो देने के बाद में 15,000 लोगों को, अमेरिकी लोगों को नौकरियां देंगे और उसके बाद में $250 मिलियन की घूस भी देंगे। तो अब आप समझिए, ये सब के बाद जिस तरह की स्थिति है, ये सारा वहां पर दिया जाएगा और उसके बाद गौतम अडानी बरी हो जाए। तो अब आप सोच लीजिए, इस तरह से गौतम अडानी के लिए सारा काम किया गया। अमेरिका के आगे झुक गए, ये कर गए, वो कर गए, देश के बारे में एक बार भी नहीं सोचा इस शख्स ने। तो अब आप सोचिए कि कहां ला करके इन्होंने आपको खड़ा कर दिया है। इसी बात से तो राहुल गांधी बार बार आपको आगाह कर रहे थे और भारत गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के आगे, साहब हमें कुछ दिन रूस से और तेल खरीदने का वो दे दीजिए, रूस और ईरान से प्लीज सर। लेकिन अभी अमेरिका पसीज नहीं रहा, तो सर प्लीज सर, ये हालत कर दी है भारत की कि गिड़गिड़ा रहा है। और भारत के अंदर दिल्ली में ब्रिक्स देशों के जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद साझा जो बयान जारी होता है वह फिर भी नहीं जारी हो सका। पहले भी एक बार अधिकारियों के बीच, उच्च अधिकारियों के बीच हुई थी, राजदूतों के बीच हुई थी, वो नहीं हुआ था। और अब वित्त मंत्रियों के बीच हुई, वो भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका के डर के कारण साझा बयान नहीं जारी कर रहे हैं। ईरान इसका सदस्य है, बावजूद इसके नहीं जारी कर रहे और भारत अध्यक्षता कर रहा है। यानी कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री। तो यह बता रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब 5 देशों की यात्रा पर जाते हैं तो 5वां एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे ने भी अडानी पर प्रतिबंध अभी लगाया है और जिस तरह से उनके ग्रीन एनर्जी और कंपनी पर लगाया है और उस प्रतिबंध को हटवाने का सौदा करने गए। जी हां, तो यानी सिर्फ
अदानी का एजेंट बन के रह गया है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी यही तो बार बार बताते रहे कि अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, और यह बात साबित होती है। जी हाँ, यह है भारत का प्रधानमंत्री। आपको बोलेगा विदेश मत जाना, सोना मत खरीदना, तेल मत खाना, ज्यादा तेल पेट्रोलियम यूज मत करना, गैस मत यूज करना, फर्टिलाइजर मत यूज करिए, किसानों को कह रहे हैं, और सब अमेरिका को सौंप देना। जी ये जी